हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में जो है 2022 का जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ जो है कंपलसरी क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के आंसर चाहिए या फिर डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे को कमेंट सेक्शन बता सकते हो। सो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपन का कंपलसरी क्वेश्चन में पहले जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं वो ये होता है कि जो 10 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं आपको और उसको जो है 50 से 75 वर्ड्स में ही लिखना है। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से पता होगा कि इंस्ट्रक्शन में क्या दिए गए होते हैं। और जो है नेक्स्ट बोला जाता है 2 नंबर के लायक ही इसके सॉल्यूशन लिखने हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है और ऐसे ही आपको 10 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने हैं, तो ये कुल मिलाकर के 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बने थे इस बार 2022 में। पहला क्वेश्चन आया था हमारे पास कि पर्यावरण के घटक क्या हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण के जो है 4 घटक होते हैं। पहला होता है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, दूसरा होता है जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, तीसरा होता है स्थलमंडल लिथोस्फीयर एंड चौथा होता है अपन का जीवमंडल बायोस्फीयर। तो एक एक करके जो है इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। वायुमंडल धरती के चारों ओर से घिरा हुआ वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायु गैसों का मिश्रण है और गैसें पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही बरकरार है। पृथ्वी पर जीवन वायुमंडल के कारण ही संभव है। वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल और तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है तापीय मंडल और पांचवा है बाह्य मंडल। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास जलमंडल। जलमंडल जो है वातावरण में विखंडित रूप में स्थल मंडल पर उपस्थित है। जल समुद्र, नदी, तालाब, वर्षा, भूमिगत जल, जलवाष्प, बर्फ तथा हिमखंड के रूप में पाया जाता है। यह पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक है। तीसरा है स्थल मंडल। पृथ्वी की बाहर कठोर परत स्थल मंडल कहलाती है। ठीक है, पृथ्वी की जो बाहरी कठोर परत होती है ना, वो स्थल मंडल कहलाती है और इसकी गहराई जो है 100 किलोमीटर तक होती है। भूमि स्थल मंडल की सबसे ऊपरी परत होती है जिसे मृदा मंडल पेडोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है अपन के पास जीवमंडल। जीवन को आश्रय देने वाला पृथ्वी का यह घेरा जहाँ वायुमंडल, स्थलमंडल तथा जलमंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जीवमंडल बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आया था कि जो पर्यावरण के अध्ययन के 3 जो उद्देश्य है ना, उनको एक्सप्लेन करना है। तो 3 एम्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, तो हम जो है लेंगे, देखते हैं। सबसे पहले जागरूकता। पर्यावरण के अध्ययन क्यों इम्पोर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो पहला तो यही कि जागरूकता फैलाना, दूसरा है उसके बारे में जानकारी होना और तीसरा है इसका जो है दृष्टिकोण, एटीट्यूड, जो लोगों का रवैया है इसको लेकर के वो क्या है, और डिसीजन, निर्णय लेना कि आगे चल कर के ये लोगों के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये है, तो चलो पहला पॉइंट ले लेते हैं। पहला है जागरूकता, अवेयरनेस। पर्यावरण की शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने का मूल उद्देश्य जो है लोगों में पर्यावरण तथा पर्यावरण संबंधी समस्याओं तथा उनके सुधार हेतु उपायों के बारे में जागरूक करना है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है ज्ञान और नॉलेज। पर्यावरण तथा उससे संबंधित समस्याओं को समझना तथा अनुभव प्राप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दृष्टिकोण, एटीट्यूड। पर्यावरण के संबंध में लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाना तथा प्रकृति के साथ उचित तालमेल स्थापित करना, ये है इसका मेन उद्देश्य एनवायरमेंटल स्टडी का। चौथा है निर्णय, डिसीजन। लोगों को भविष्य संबंधी योजनाएं बनाते समय पर्यावरण के नुकसान को मद्देनजर में रखने का सुझाव देना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था, खाद्य श्रृंखला
क्या है? फूड चेन किसे कहते हैं? तो एक प्राणी से दूसरे प्राणी में पदार्थ तथा ऊर्जा का एक रेखीय अनुक्रम में स्थानांतरण आहार श्रृंखला कहलाती है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर ट्रॉपिक लेवल बनाती है। स्वपोषी तथा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है और वे सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर, छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर पर तथा बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। कुछ आहार श्रृंखलाएं जो है नीचे दी गई हैं। पहला है घास। घास को जो है गाय खाती है और गाय को जो है तेंदुआ खाता है। तो इस तरीके से फूड चेन बनता है। और वैसे ही घास को जो है हिरन खाती है और हिरन को जो है शेर खा जाता है। और वैसे ही घास को जो है खरगोश खाता है, खरगोश को जो है भेड़िया वुल्फ खा जाता है। ये सारे जो है फूड चेन बनाते हैं। और ऐसे एक एग्जांपल और है, घास को जो है कीड़ा इंसेक्ट खाते हैं और इंसेक्ट्स को जो है स्नेक सांप खा जाता है और सांप को जो है बाज ईगल खा जाता है। वैसे ही पादप पलवक, जंतु पलवक, क्रिस्टेशियन, छोटी मछली, बड़ी मछली, शार्क, इनका क्रम है फूड चेन में। फोर्थ क्वेश्चन था बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को जो है एक्सप्लेन करना था। तो पृथ्वी पर सूक्ष्मदर्शी जीवाणु से लेकर के ब्लू व्हेल तक लाखों प्रकार के जो है जीव पाए जाते हैं। यह जीव पृथ्वी की जैव विविधता का गठन करते हैं। जैव विविधता की जो है कुछ परिभाषाएं हैं जो बड़ी बड़ी जो डिक्शनरी हो गई या फिर यूनिवर्सिटीज़ हो गए वो जो है एक्सप्लेन करते हैं इनकी परिभाषाएं। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। तो जो कुछ फेमस जो है उनको मैंने लिया यहाँ पे। पहला है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 2014 के अकॉर्डिंग जैव विविधता जो है, जैव विविधता या जैविक विविधता जो है इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन की एक विविधता है। ठीक है। दूसरा है कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी 2003 के अकॉर्डिंग बोलता है प्राकृतिक वातावरण में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे तथा जंतु जैव विविधता का गठन करते हैं। अब चलो तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि अमेरिकन हेरिटेज साइंस डिक्शनरी 2002 क्या बोलता है। ये एक्सप्लेन करता है किसी निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों की संख्या, विविधता तथा आनुवंशिकी विभिन्नता जैव विविधता कहलाती है। ठीक है। देख लेते हैं जैव विविधता की जो है वो 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता और तीसरा होता है पारतंत्र जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन था मरुस्थलीकरण क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन जो है वो क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करना था। तो ये जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गलत भूमि प्रबंधन के कारण उपजाऊ भूमि जो है वो बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। यह बहुत प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है जैसे जलवायु परिवर्तन, मानव क्रियाएं। मरुस्थलीकरण का अर्थ है पहले से विद्यमान मरुस्थल के विस्तार से नहीं, यह विश्व के सबसे बड़े शुष्क पारिस्थितिक तंत्र के अत्यधिक शोषण के कारण हुआ है। गरीबी, वन उन्मूलन, अत्यधिक चराई तथा गलत सिंचाई प्रक्रिया भूमि की उपजाऊ को नष्ट कर देते हैं और इसी को जो है डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खनन, माइनिंग को एक्सप्लेन करना है। पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों, औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनिकरण या खनन कहते हैं। आधुनिक युग में खनिजों तथा धातुओं की खपत इतनी अत्यधिक हो गई है कि प्रतिवर्ष उनकी आवश्यकता करोड़ों टन की हो गई है। खनन क्रियाकलाप भूमि के निम्नीकरण को तत्काल प्रभावित तो करता ही है और खनन के बाद भूमि का सुधार किए बिना उसे खाली छोड़ दिया जाता है जिससे भूमि उपयोग के लायक नहीं रहती है। कृषि भूमि पर खनन उसकी उत्पादन क्षमता को कम कर देता है जिसके कारण जो है भूमि व्यर्थ होना शुरू हो जाती है। सूखा को एक्सप्लेन करना था। तो चलो देखते हैं क्या था वो।
सूखा उस स्थिति को कहते हैं जब वर्षा आवश्यकता से कम होती है। इस स्थिति में जो है भूमिगत जल का स्तर कम हो जाता है और जीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत में सूखा दक्षिण पश्चिम मानसून के कमज़ोर होने से पड़ता है। कम वर्षा या मानसून के अपने निश्चित समय से देरी से आने के कारण सूखा की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सूखा के कारण जो सिंचाई योग्य जल में कमी आती है, जिससे जो है भूमि प्रभावित होती है। लंबे समय तक सूखा तथा अनुचित भूमि प्रबंधन मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देती है। सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के जो है स्रोत क्या हैं? तो पहले हम प्रदूषण को एक्सप्लेन करेंगे। पर्यावरण में जो दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण जो प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को जो है प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है। प्रदूषण का अर्थ है वायु, जल, मिट्टी इत्यादि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, ठीक है, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है और अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। वर्तमान समय में जो है पर्यावरणीय अवनयन का यह प्रमुख कारण है। स्रोत क्या है देखते हैं। स्रोत जो है ठोस और तरल, सॉलिड एंड लिक्विड कण, साथ ही साथ हवा में निलंबित कुछ गैसें वायु प्रदूषण में योगदान करती हैं। कार और वाहन से उत्सर्जन, कारखाने, धूल तथा जो परागकण होते हैं और जो है मोल्ड होते हैं, बीजाणु, ज्वालामुखी और जंगल की आग सभी इन कणों और गैसों में योगदान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आया था, तो देख लेते हैं क्या बोलते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है आखिर बोलना क्या चाहता है। ये बोलता है संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जो है 5 जून 1972, ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स होते हैं ना आपको याद रखने हैं, जो है 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है पास किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिक तंत्र को जो है प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना था। इस अधिनियम में जो है 26 धाराएं हैं, जिन्हें 4 अध्यायों में जो है बांटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र सरकार के पास ऐसी शक्तियां आ गई जिसके द्वारा वह पर्यावरण की गुणवत्ता को जो के संरक्षण एवं सुधार हेतु उचित कदम उठा सकती है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये जो पॉइंट्स जो मैंने रखे हैं आपको समझ आए होंगे। अगर समझ में आए ये वाला पॉइंट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तो इस वीडियो को लाइक करो, अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या था। चक्रवात, साइक्लोन्स क्या होते हैं। चक्रवात एक हिंसक विशाल तूफान होता है जो अवसर एक कम वायुमंडलीय दाब के एक शांत केंद्र के इर्द गिर्द उच्च हवाओं के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। यह केंद्र अवसर 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग के साथ आगे बढ़ता है। चक्रवात शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द साइक्लोज से हुई है, जिसका अर्थ होता है सांप की कुंडलियाँ, ठीक है। यह शब्द हेनरी पेंडिंगटन द्वारा दिया गया है क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो है उष्णकटिबंधीय तूफान समुद्र में सांप की कुंडली की तरह दिखाई देते हैं। चक्रवात कम दाब के क्षेत्र में इर्द गिर्द वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण उत्पन्न होते हैं, जिन्हें तेज तथा विनाशकारी हवा परिसंचरण द्वारा पहचाना जा सकता है। चक्रवात आमतौर पर खराब मौसम और हिंसक तूफान के साथ आता है और इसकी पहचान जो है इससे की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है भूस्खलन। लैंडस्लाइड्स किसे कहते हैं। भूस्खलन जो है किसी ढाल के बड़े भाग का अचानक बह जाना है, जिसमें भूमि, चट्टान, कीचड़ तथा मलबे का एक ढलान की ओर प्रवाह होता है, ठीक है। भूस्खलन सामान्यतः घरों, सड़कों, रेलवे स्टेशनों, रेलवे लाइनों इत्यादि के निर्माण हेतु पहाड़ियों को लंब रूप से काटने के कारण होता है। उचित तटबंध
सामग्री के अभाव में भारी वर्षा के समय भूमि तथा मलबा नीचे गिरता है। अधिकांश मामलों में भूस्खलन भारी बारिश तथा उच्च वेग की हवाओं के दौरान होता है। राज्य में कई क्षेत्रों में भूमि को बढ़ रहे दबाव के कारण भूस्खलन के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले वाली वीडियो में क्योंकि ये जो है 2019 और 2018 में जो है ये क्वेश्चन आया है। मैंने इसको वीडियो में पूरे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है और मैंने इसको बताया भी है और मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। और ये 100% श्योर है कि ये 2023 को जो भी एग्जामिनेशन अपकमिंग है उसमें जो ये श्योरिटी है कि ये आएगा ही आएगा। 100% श्योर हूँ मैं कि ये पेपर में आएगा, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी ना तो उस टाइम मेरे टीचर्स भी बोला करते थे कि ये क्वेश्चन जो है ये आएगा ही आएगा और पेपर में मेरे आया भी था। तो इस प्रकार से मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन न केवल कई क्षेत्रों में जो है वनों की कटाई का सफलतापूर्वक विरोध करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि स्वदेशी प्रजातियों के साथ समुदाय वनीकरण बहुत सफल हो सकता है। चिपको आंदोलन जो कि 1970 में शुरू हुआ था, यह एक अहिंसक आंदोलन था, ठीक है, जिसका उद्देश्य पेड़ों तथा जंगलों को सुरक्षित तथा संरक्षण प्रदान करना था। चिपको आंदोलन का नाम आलिंगन एम्ब्रेस शब्द से पड़ा है, क्योंकि जब कोई भी पेड़ काटने के लिए आता तो उनकी रक्षा के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और आलिंगन करते थे। चिपको आंदोलन उन लोगों के खिलाफ एक मजबूत विद्रोह था जो जंगलों के प्राकृतिक संसाधन को नष्ट करके पूरे पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बिगाड़ रहे थे। आई होप आपको अच्छे से पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि मैं कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिस डालूँ, इम्पोर्टेंट वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।